अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन वी गोना डिस्कस अनदर लिटरेरी पीरियड दैट इज़ नेम्ड एज द Renaissance period. It appeared right after Middle English period. The Renaissance period is also called Elizabethan Age or Shakespearean Age. It started in 1500 and ended in 1660. रिनाइसेंस पीरियड को एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता है और शेक्सपियरियन एज भी, जो कि 1500 में स्टार्ट होता है और 1660 में एंड होता है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई दिस पीरियड इज नेम्ड एज द रिनाइसेंस पीरियड, एलिज़ाबेथन एज और द शेक्सपियरियन एज। This period is called Renaissance period because at that time Renaissance was at its peak. इस टाइम पीरियड को रिनाइसेंस पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिनाइसेंस इस वक्त में पीक पर था। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ किस चीज़ का? क्लासिकल वर्क का। साइंस, टेक्नोलॉजी और तमाम फील्ड्स तरक्की कर रही थी। दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिज़ाबेथन पीरियड बिकॉज एट दैट टाइम क्वीन एलिज़ाबेथ वॉज द मोनार्क एंड वॉज रूलिंग इंग्लैंड। इस टाइम पीरियड को एलिज़ाबेथन पीरियड या एलिज़ाबेथन एज इसलिए कहा गया है क्योंकि उस वक्त पे इंग्लैंड पर दौरे हुकूमत एलिज़ाबेथ का था। दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन एज बिकॉज एट दैट टाइम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। इस टाइम पीरियड को शेक्सपियरियन एज इसलिए कहा गया है क्योंकि शेक्सपियर उस वक्त में मोस्ट डोमिनेटिंग लिटरेरी फिगर थे। शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा ड्रामास लिखे और उस वक्त में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो शेक्सपियर ने ही किया। Renaissance period. Renaissance is a Greek word that means rebirth. Rebirth of classical work, Roman and Greek civilization. Once again the ancient work got alive. Renaissance एक ग्रीक वर्ड है जिसका मकसद है रीबर्थ, दोबारा से जन्म लेना। रीबर्थ अब किस चीज़ का हुआ था? क्लासिकल वर्क का, रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन का। एंशंट वर्क दोबारा फोकस में आया। वेयर डिड रिनाइसेंस अपीयर फर्स्ट? रिनाइसेंस सबसे पहले कहाँ आता है? रिनाइसेंस फर्स्ट अपीयर्ड इन रोम, सिटी ऑफ इटली। फर्दर इट अपीयर्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ यूरोप। सबसे पहले रिनाइसेंस इटली के एक शहर रोम में आता है और इसके बाद यूरोप के एरियाज में फैलता है। नाउ हियर द क्वेश्चन इज हाउ रिनाइसेंस अपीयर्ड इन इटली। रिनाइसेंस इटली में किस तरीके से आता है? तुर्की ने जब कुस्तुनतनिया पर हमला किया था तो कुस्तुनतनिया के कुछ लोग भागकर यूरोप की तरफ आए थे और वो साथ में अपने काफ़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके आए थे। उन लोगों में से एक बंदा था कार्डिनल, जो कि अपने साथ 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स लाया था। फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स इटालियन राइटर्स के हाथ लगती हैं जैसे डेंटे और पेट्रार्क, और वो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टडी करते हैं जिसके अंदर क्लासिकल एंशंट वर्क होता है। तो डेंटे और पेट्रार्क उन वर्क्स को पढ़ते हैं। वो इटालियन राइटर्स होते हैं, उन्होंने वर्जिल को पढ़ा, होमर को पढ़ा। पेट्रार्क ने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन ली उन क्लासिकल वर्क्स से और उन्होंने खुद से लैटिन लैंग्वेज में लिखा। पेट्रार्क खुद तो इटालियन राइटर थे लेकिन वो लैटिन लैंग्वेज में लिखना प्रेफर करते थे। थॉमस मोर, he was the very first person in England who got inspiration from classical work. His most famous work was Utopia, and later on Renaissance started in Europe. थॉमस मोर सबसे पहले शख्स थे इंग्लैंड के जिन्होंने क्लासिकल वर्क से इंस्पायरेशन ली और इस इंस्पायरेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने एक फेमस वर्क लिखा यूटोपिया, और इसके बाद से यूरोप में रिनाइसेंस स्टार्ट होता है। Renaissance was not only confined to literature but almost in every field like science, arts, music, printing press, Roman architecture. Renaissance सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर तक महदूद नहीं था बल्कि वो तमाम फील्ड्स तक था, जिस तरह साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, प्रिंटिंग प्रेस, रोमन आर्किटेक्चर। Cultural diffusion. It is an idea that started from a point and extended further. कल्चरल डिफ्यूजन बेसिकली एक आइडिया है जो कि एक मेन पॉइंट से स्टार्ट होता है और फर्दर एक्सटेंड होता जाता है।
Renaissance Humanism. Humanism is an ideology. Previously, all powers were to Pope and Church of the country, but later on, humans were given powers. Petrarch, an Italian writer, is called the father of humanism. When Petrarch studied classical work, he found that ancient writers used to give importance to humanism, so he started highlighting humanism in his work. ह्यूमैनिज्म एक आइडियोलॉजी है. पहले जितनी भी पावर्स हुआ करती थी वो एक चर्च के पॉप के पास हुआ करती थी, लोगों के पास नहीं हुआ करती थी. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ह्यूमंस को पावर्स देना शुरू कर दी गई. पेट्रार्क एक इटालियन राइटर थे, इनको फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म कहा जाता है. इन्होंने जब क्लासिकल वर्क्स पढ़े तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, जो एंशंट राइटर्स हैं वो ह्यूमैनिज्म पे फोकस करते हैं. तो इन्होंने भी इंस्पायरेशन लेते हुए अपने वर्क्स में ह्यूमैनिज्म को हाईलाइट किया. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन क्वीन, ग्लोरियाना और गुड क्वीन बेस. क्वीन एलिजाबेथ को वर्जिन क्वीन तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी. She was the last of 5 monarchs of the House of Tudor. She was Protestant. She brought peace. In her period, the issue between Catholic and Protestant was sought out. Her period is considered as Golden Age. क्वीन एलिजाबेथ खुद प्रोटेस्टेंट थी और इनके पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा पीस आ गया था. पहले एक इशू चला करता था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के दौर में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता था. तो उनको कहा जाता है क्वीन ऑफ द गोल्डन एज. स्पेनिश आर्माडा 1588. This is England's biggest victory. It was England's victory against Spanish Armada. At that time, Spain was so powerful. It is considered one of the greatest military victories in England history. स्पेनिश आर्माडा जो कि 1588 में हुआ, इसको इंग्लैंड की सबसे बड़ी विक्ट्री माना जाता है. इसमें इंग्लैंड ने स्पेन को हराया था और स्पेन उस वक्त में बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कंट्री था और स्पेनिश आर्माडा को इंग्लिश हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री माना जाता है. Now let's discuss the reason behind Spanish Armada. Philip II. He was the king of the Spain and husband of Mary I, who is also known as Bloody Mary, who was the half-sister of Elizabeth I. When his wife died, he sent proposal to Queen Elizabeth, but she wanted to stay virgin as she was Protestant, so she rejected his proposal. Philip II was Catholic, and in the anger of rejection, he attacked on England with Roman Catholic Church. He attacked with 130 ships, but England used a technique in which they attacked with fire from ships, and this technique is called fire ships. After this victory, England realized their navy power. अब होता क्या है कि फिलिप II, जो कि किंग होते हैं स्पेन के, जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है मैरी फर्स्ट की, तो वो मैरिज प्रपोजल भेजते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट को. एलिजाबेथ फर्स्ट प्रोटेस्टेंट थी और फिलिप II जो है वो कैथोलिक होते हैं. तो क्वीन एलिजाबेथ एक तो वर्जिन रहना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने जो है फिलिप II का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया. तो फिलिप II को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसका बदला लेने के लिए वो रोमन कैथोलिक चर्च के साथ मिलके इंग्लैंड पर हमला करते हैं. तो वो फिलिप II 130 समुद्री जहाज़ के साथ हमला करते हैं इंग्लैंड पे. तो उस वक्त में इंग्लैंड ने भी एक टेक्निक यूज़ की थी कि उन्होंने अपनी शिप्स में जो है फायर के थ्रू अटैक किया और इस टेक्निक को कहा जाता है फायर शिप्स. और इस विक्ट्री के बाद इंग्लैंड को अपनी नेवी पावर का अंदाज़ा होता है. New World Exploration. Europe is surrounded by sea. As seaways were discovered, Europe started exploring the world. Countries like America and India were captured. Here the concept of New World was emerged. यूरोप के आसपास समंदर है, तो यूरोप ने जब समंदरी रास्तों को डिस्कवर किया
तो उनको पता लगा कि यूरोप के बाहर भी एक पूरी दुनिया है। तो उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया, अमेरिका और इंडिया जैसे कंट्रीज़ को कैप्चर किया, और इसी तरीके से न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। अब ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, इन ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? ओल्ड वर्ल्ड है यूरोप और न्यू वर्ल्ड है अमेरिका और एशिया। जब यूरोपियंस ने समुद्री रास्तों को ढूंढा, एक्सप्लोर किया, इसके बाद उन्होंने नई कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया जैसे अमेरिका, एशिया, और उनको उन्होंने न्यू वर्ल्ड का नाम दिया। Old World introduced the concept of domestic life, horses, and pigs to New World as they were unaware. In the same way, New World introduces Old World with crops, maize, potato, tomato. This way things were exchanged, and this change is named as Columbian Exchange. ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड के बीच में कुछ चीज़ों का एक्सचेंज हुआ, जिस तरह ओल्ड वर्ल्ड ने न्यू वर्ल्ड को डोमेस्टिक लाइफ, हॉर्सेस, पिग्स के बारे में बताया, और इसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ने ओल्ड वर्ल्ड को क्रॉप्स, मेज़ और पोटैटो, टोमेटोज़, इनका कॉन्सेप्ट दिया, और इस एक्सचेंज को कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है। कोलंबियन एक्सचेंज, Spain developed colonies in Central America and South America. They found the gold, and that made Spain rich. 7 million ounces gold was taken from America in between 1580 to 1596. This is the era when colonization started, when Europe started establishing societies. स्पेन ने अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी थी न्यू वर्ल्ड में, जैसे सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई। वहाँ से उनको गोल्ड मिलता है और वहाँ से वो गोल्ड हासिल करके बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं। 1580 से 1596 के दौरान अमेरिका में स्पेनिश को 7 मिलियन आउंसेस गोल्ड मिलता है, और ये एरा होता है जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है और यूरोप जो है अपनी सोसाइटीज़ बनाना शुरू करता है। इनकॉन कंट्रोवर्सी, इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स इन इंग्लिश। देयर वर टू ग्रुप्स among which one group felt that Greek and Latin words will corrupt the native vernacular English. इनकॉन कंट्रोवर्सी एक डिस्प्यूट था। दो तरह के ग्रुप्स थे, जिनमें से एक ग्रुप का मानना था कि ग्रीक और लैटिन वर्ड्स जो है वो इंग्लिश को करप्ट बना रही हैं, इंग्लिश की ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर रही हैं। तो वो ग्रुप जिनको लगता था ग्रीक और लैटिन वर्ड्स जो हैं नेटिव इंग्लिश के लिए ख़तरा हैं, तो इसी तरीके से दो ग्रुप्स के बीच में एक डिस्प्यूट आ गया था, एक कंट्रोवर्सी आ गई थी, जिसको कहा गया है इनकॉन कंट्रोवर्सी। पॉलिटिकल सेटलमेंट, इन पॉलिटिक्स इंग्लैंड अचीव स्टेबिलिटी एंड ड्रामा फ्लॉरिश्ड। Queen Elizabeth was tolerant ruler. One of her mottos was "Video it Tascio," I see but say nothing. It was a golden age of English history, as many different writers appeared in this period. It was a time of peace and prosperity. She made a secular state where Catholic and Protestants were given equal opportunities. Political settlement, उस दौर में क्वीन एलिज़ाबेथ का रूल था, तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल सेटलमेंट्स हुई, काफ़ी ज़्यादा सारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स चल रहे थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सेटल डाउन हुए। क्वीन एलिज़ाबेथ खुद जो है प्रोटेस्टेंट थी, लेकिन उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट बनाई जहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, और ये जो एरा था वो बहुत ज़्यादा पीसफुल था, प्रॉस्पेरिटी थी, ड्रामा भी काफ़ी फ्लॉरिश हुआ, और इनके दौरे हुकूमत को गोल्डन एज कहा जाता है। नाउ लेट्स लुक अपॉन सम लिटरेरी फिगर्स। पोर्ट्स, थॉमस सैकवेल, जॉर्ज गैस्कॉइने, थॉमस वेट, सर फिलिप सिडनी, माइकल ड्रेटन, थॉमस नॉर्टन, एडमंड स्पेंसर, हेनरी होवर्ड, सैमुअल डैनियल। ड्रामाटिस्ट्स, विलियम शेक्सपियर, थॉमस मिडल्टन, जॉन फोर्ड, फिलिप मैसेंजर, शिरले, थॉमस हेवुड, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, फ्रांसिस ब्यूमंट, थॉमस टेकर, जॉन मार्स्टन।
Prose writers: Sir Philip Sidney, Raleigh, William Webb, Francis Bacon, Hooker. University wits: group of highly educated writers who got education from Cambridge University or Oxford University. Group of university wits include John Lilly, George Peele, Robert Greene, Thomas Nash, Thomas Kyde, Thomas Lodge, Christopher Marlowe. Here are some major theatres. Roots of theatres are found from Italy. The theatre, curtain, rose, swan, globe. Globe was the theatre of Shakespeare. Now let's look upon some literary works. Gorboduc, Ralph Roister Doster, Grummer Gurton's Needle. Gorboduc. It was the first English tragedy. It was written by Thomas Sackville and Thomas Norton. गॉर्बडक को फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी माना जाता है और ये एक कोवर्क था थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन का. सेकेंडली वी हैव राल्फ रॉयस्टर डॉस्टर. इट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी. इट वॉज रिटन बाय निकोलस उडाल. राल्फ रॉयस्टर डॉयसर को फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी माना जाता है जो कि निकोलस ने लिखी थी. देन वी हैव ग्रामर कर्टन्स निडल. इट वॉज ऑल्सो अ कॉमेडी रिटन बाय जॉन स्टिल. Before Shakespeare, drama was dominated by university wits, a professional set of literary men. Of this little constellations, Marlowe was the central sun, and around him revolved as minor stars Lilly, Greene, Peele, Lodge and Nash. शेक्सपियर से पहले ड्रामा को यूनिवर्सिटी विट्स ने डोमिनेट किया था और इसमें तमाम वो प्रोफेशनल लिटरेरी फिगर्स हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी. और इस ग्रुप में जो मेजर सेंट्रल कैरेक्टर थे, सेंट्रल लिटरेरी फिगर थे, वो थे मार्लो. सो टुडे वी डिस्कस द रेनेसेंस पीरियड. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेसन. इफ यू रियली लर्न समथिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.